समझा तो दिया था मैंने। तो वीडियो दिखा दिया, समझा दिया, और क्या चाहिए? नहीं समझाया था क्या? वीडियो में समझा दिया था मैंने उसको। हाँ। अच्छा जी। होमवर्क में डाउट? किसी को भी, हाँ। एक्सरसाइज सी का 10। ओके। और कोई डाउट किसी को? ओके। हाँ जी। और कोई? पहले बता दिया। हाँ, बता चुके हूँ। वो कल वीडियो में दिखाया भी था, वीडियो में भी समझाया था कि मिड बैंड बिकम्स नैरोवर। हाँ जी। और कोई डाउट? चलो, ध्यान से सुनो। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर बोला गया टू निकॉल्स आर ओरिएंटेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। बेटा, निकॉल को पोलराइजर ही मानते हुए सॉल्व करना है। तो पहला पोलराइजर और दूसरे पोलराइजर के बीच में 60 डिग्री है। इसका मतलब पहले वाले से I0/2 बाहर आएगा। यहाँ पर I0/2 होगा। और इसके बाद जो होगा वो होगा I0/2 कॉस स्क्वायर 60। दैट इज I0/8। और I0/8 जो है उसको परसेंटेज वाइज लिखेंगे इंटू 100। दैट इज 12.5% ऑफ आई। इतना पास हो। कभी कोई पूछ ले कितना ब्लॉक हुआ, तो 100% में से माइनस कर दो। 87.5 ब्लॉक हो गया। हाँ भाई। यहाँ तक क्लियर? एक्सरसाइज वन का क्वेश्चन नंबर 10। बेटा, वो क्वेश्चन नंबर जो 10 है अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है। एक बार मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ ताकि सब लोग सुन लेना। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचर ऑफ लाइट वेव सपोर्टेड बाय द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस। मतलब फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस के द्वारा कौन सी वेव सपोर्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। मैं आपसे पूछूंगा कि अगर किसी वेव का पोलराइजेशन हो गया तो वो कौन सी वेव थी? ट्रांसवर्स। अगर मैं कहता हूं किसी वेव का इंटरफेरेंस हो गया तो वो कौन सी वेव थी? क्या बता सकते हो कुछ भी? क्या वो ट्रांसवर्स भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है? मतलब पोलराइजेशन सपोर्ट्स ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव, बट इंटरफेरेंस डज नॉट सपोर्ट एनी वेव। वो हर वेव का होता है। इसलिए आंसर इज नन ऑफ दीज। एवरीबडी क्लियर? सबको समझ में आया? हाँ, उसी जगह क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कौन कौन सी वेव इंटरफेरेंस शो करती है। तो सारी शो करती है। पर इंटरफेरेंस के द्वारा कौन सी वेव को सपोर्ट मिलता है? किसी को भी नहीं। अंतर समझ में आया दोनों में? कौन कौन सी वेव इंटरफेरेंस शो करती है? सब करती है। पर इंटरफेरेंस अगर किसी वेव का हो गया तो वो वेव कौन सी थी? क्या बता सकते हो? नहीं। पर अगर बोला पोलराइजेशन हो गया तो वेव कौन सी थी? ट्रांसफर। एवरीबडी क्लियर? ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और कोई डाउट है किसी का? नहीं? ठीक है। ऐसे चल। एज द नेम सजेस्ट इट इज वेरी सिंपल। हाँ। 11 पढ़े थे तुम? पढ़े हो 11 में? पहले बताओ। तुमने पूछा ही नहीं तुम पढ़े हो नहीं पढ़े हो। सोचिए। अगर जब मैंने वेव के अंदर तुम्हें इंटरफेरेंस पढ़ाया था तो तुम्हें मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं आता। हाँ। आता है। हाँ। हाँ। अब डाउट है तेरे को? इतने से क्यों नहीं पूछ रहा था जब मैं तीन तीन चार चार बार बोल रहा हूँ? ये समझा दिया था कल के वीडियो में। हाँ। एक और बार तो आपको अलग से बात।
बेटा मैंने वो जो सबसे लास्ट में लिखाया था ना कि लाइट किसी डेंसर मीडियम के ऊपर रिफ्लेक्ट होगी तो वो उल्टी हो जाएगी, पाई का चेंज आएगा। वो कल की वीडियो में मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग दिखाया था कि क्रैश जाएगा तो ट्रफ आया था, तो वही का वो नोट था। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसे। चल, वेरी सिंपल, हार्मोनिक मोशन। ओके, हाँ, इट इज वेरी सिंपल ओनली। बेटा कुछ टर्म्स पूछ रहा हूँ, ये मानते हुए नहीं पूछा कि तुमने 11th में पढ़ा है, ये मानते हुए पूछ रहा हूँ कि उसका इंग्लिश मीनिंग से तुम्हें क्या क्या क्लियरिटी है। ठीक है, जैसे टर्म बोलता हूँ पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक मोशन? ऐसा मोशन जो एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे, उस मोशन को कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जानते हो ये बात? व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? To and fro motion of a particle about a fixed point, that fixed point is known as mean position, is called oscillatory motion. क्या सबने सुना हुआ है? दो टर्म सुनी है सबने? व्हाट इज मीन पोजीशन? मीन पोजीशन आप इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हो। ऐसी पोजीशन जहां पर फोर्स कैसा हो, जीरो, जहां पर नेट फोर्स जीरो, उसको कहते हैं मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इतनी बातें सबने सुनी हुई ना? बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ बात पूछ रहा हूँ, आंसर दे। क्या हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक होगा? अच्छा, पहले कुछ एग्जांपल देता हूँ ताकि तुम लोग सोच भी पाओ। पीरियडिक मोशन कौन होता है? ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है सेम टाइम के बाद। फॉर एग्जांपल, अर्थ का मोशन अराउंड द सन। क्या अर्थ हर 365.25 डेज के बाद अपने आप को रिपीट करती है अपने मोशन को? क्या उसका मोशन हर बार फिक्स है, सालों से फिक्स है? तो उसका मोशन कैसा है? पीरियोडिक। पेंडुलम का जो मोशन है वो है ऑसिलेटरी। एवरीबॉडी क्लियर? अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक होता है? क्या हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक होता है? और क्या हर पीरियडिक मोशन ऑसिलेटरी होता है? करेक्ट। अब ध्यान सुनना बेटा, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट नहीं। आपसे मैंने पूछा क्या हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक होता है, आंसर इज नो। अब एक और चीज मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सोच समझ के आंसर। ठीक है, अभी सबके एक्सप्लेनेशन दूंगा साथ साथ। बेटा मान लीजिए अपनी क्लास रोज 2 बजे जब स्टार्ट होती है, फिक्स 2 बजे, तो मैं मान के चलता हूँ कि 2 बजे डेली मेरी ही क्लास आ रही है, ऐसे अज्यूम कर। मैं फिक्स 2 बजे रोज इसी पॉइंट, इसी स्टेज पर, इसी पॉइंट पे आके खड़े हो जाता हूँ। ठीक है, कल भी 2 बजे इसी पॉइंट पे आके खड़े हो जाऊंगा, और कल भी जो निकल चुका है उसमें भी 2 बजे मैं यहीं पे था। तो बताओ, जो मेरा मोशन यही चल रहा है कि मैं डेली 2 बजे आके इसी पॉइंट पे आके खड़ा हो जाता हूँ, तो क्या उस केस के अंदर मेरा मोशन पीरियोडिक है या नहीं? है या नहीं है? आंसर इज नहीं। अब अब तुम पीरियोडिक का मतलब समझिएगा कि पीरियोडिक होता क्या है। बेटा पीरियोडिक को कभी भी है ना, एक इंस्टेंट से कभी नहीं देखते। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले पीरियोडिक की डेफिनेशन बोली, ऐसा मोशन जो अपने को फिक्स टाइम के बाद रिपीट करे, उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या मैंने बोला 2 बजे मैं यहाँ पर हूँ, पर पूरे दिन भर मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, और क्या डेली मैं वहीं वहीं जा रहा हूँ क्या? दैट मीन्स अ पीरियोडिक मोशन। अगर मैं अपने पहले पाँव को इस गेट के बाहर निकालता हूँ, और रोज मैं राइट लेग को ही गेट के बाहर निकालता हूँ, तो उस केस के अंदर मैं बोलूंगा कि हाँ, सारी स्टेप्स मेरी एक जैसी है, तो मैं पीरियोडिक हूँ। पर क्या इज इट पॉसिबल विद एनी पर्सन कि डेली जो इसके स्टेप्स चल रहे हैं वो अगले दिन में वही के वही हो? क्या जो आप स्टेयर्स ऊपर चढ़ रहे हो, तो अगर आपने एक स्टेप पर जिस जगह कल पाँव रखा था, आप उसी जगह आज भी पाँव रखोगे? इज इट पॉसिबल? इसका मतलब अगर आपका मोशन हूबहू वैसा का वैसा नहीं है जैसा कल हुआ था, तो आपका मोशन पीरियोडिक नहीं। आप एक इंस्टेंस को देखकर पीरियोडिक नहीं बोलोगे। क्लियर या नॉट क्लियर? मतलब आपका मोशन पूरा पूरा रिपीट होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं अपन? पीरियोडिक मोशन। क्या पीरियोडिक की डेफिनेशन सबको समझ में आई? बट अब मैं कह रहा हूं ऑसिलेटरी मोशन, क्या सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता है? आपने बोला था यस, तो आंसर इज नो। उसका रीजन समझा रहा हूं। क्या कोई स्विंग, जो गार्डन में स्विंग होता है झूला, उस झूले को एक बार धक्का देके छोड़ दी, क्या आप सोचिए उस झूले का जो ऑसिलेशन आप देखोगे, तो सबसे पहले उसके एम्पलीट्यूड सबसे बड़े बड़े हो, फिर धीरे धीरे एम्पलीट्यूड क्या होते जाएंगे, कम। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। पर जब तक वो झूला चल रहा था, क्या उसका मोशन ऑसिलेटरी था या नहीं था?
क्योंकि वो टू एंड फ्रो कर रहा था एक मीन पोजीशन के बाद। बट क्या हर बार वो सेम पाथ कवर कर रहा था या पाथ चेंज हो रहा था? क्योंकि एक बार वो एक्सट्रीम पे गया, फिर इधर एक्सट्रीम पे गया, फिर वो वापस जब आया तो हल्का सा कम चला। तो क्या उसका पाथ बार बार चेंज हो रहा है? अगर पाथ बार बार चेंज हो रहा है इसका मतलब वो ऑसिलेटरी तो है पर पीरियोडिक नहीं। उड़ा। इसका मतलब हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक नहीं होता। दूसरी बात, क्या हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होता है? नहीं। क्या अर्थ का मोशन पीरियोडिक है? बट इट इज नॉट ऑसिलेटरी। अर्थ ऐसे ऐसे करके चल रही हो। एवरीबडी क्लियर? इसका मतलब ना तो हर ऑसिलेटरी पीरियोडिक होता है, ना ही हर पीरियोडिक ऑसिलेटरी होता है। यहां तक उड़ा किसी को कुछ सबको समझ में आया? नेक्स्ट बात, कोई भी चीज को कैसे जज करें कि वो ऑसिलेटरी होगी या नहीं होगी? कोई भी ऑसिलेटरी फंक्शन का एक टर्म होती है रीस्टोरिंग फोर्स। ऐसी फोर्स जो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगे एंड प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। पर इसका मतलब क्या हुआ? क्या अगर कोई स्प्रिंग है और स्प्रिंग पे डब्बा बांध दिया, उस स्प्रिंग को अभी अपन ने नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ है। नेचुरल लेंथ का मतलब है कि अभी वो स्प्रिंग न तो स्ट्रेच्ड है न ही कंप्रेस्ड है। क्या जैसे ही ये इसकी मीन पोजीशन हो गई बेटा, क्यों मीन पोजीशन? बिकॉज इस पोजीशन पर नेट फोर्स जीरो है। न तो स्प्रिंग खिंची हुई है, न ही स्प्रिंग दबी हुई है। तो क्या उसकी एक्स की वैल्यू जीरो? क्या स्प्रिंग के फोर्स का फॉर्मूला आता है? क्या होता है? एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अगर एक्स जीरो है इसका मतलब क्या फोर्स जीरो हो गया बेटा? इसका मतलब मीन पोजीशन पे। अगर मैं इसको पकड़ के इधर खींचता हूं तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर हुआ, पर क्या फोर्स इधर लग रहा है। तो ऐसा फोर्स जो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगे और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, उसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। अगर इसको मैं इधर दबा दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा पर फोर्स इधर की ओर लगेगा। तो ऐसा फोर्स जो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगे और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो उसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब समझ में आया? तो अगर कोई फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स ऐसा हो जो प्रोपोर्शनल हो माइनस एक्स की पावर एन की, एक्स की पावर एन बोल दिया। अब एक्स की पावर एन का मतलब समझिएगा कि इफ एन इज इक्वल्स टू इवन और एन इज इक्वल्स टू ऑड, मैं दो सिनेरियो ले रहा हूं, तो सोच समझ के आंसर देना। क्या हर केस के अंदर जो मोशन होगा वो ऑसिलेटरी होगा? बिकॉज किसी भी ऑसिलेटरी मोशन के लिए कंडीशन ऐसी बननी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट राइट तो फोर्स लेफ्ट, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट तो फोर्स राइट। अगर ऐसा हो गया तो ऑसिलेटरी होगा। तो अब मैंने एक कंडीशन लिखी कि अगर ये इक्वेशन है किसी रीस्टोरिंग फोर्स की, तो क्या एन इवन हो या एन ऑड हो, क्या दोनों ही कंडीशन में ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है? चेक करते हैं। बेटा मैंने एन की वैल्यू टू रखी, फॉर एग्जाम्पल इवन है मतलब टू रख सकता हूं। जैसे मैं यहाँ पर टू रखूंगा एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आंसर देना, जैसे ही एक्स पॉजिटिव होगा, यहाँ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, फोर्स कैसा आएगा? नेगेटिव। तो अगर मैं एक्स नेगेटिव रखूंगा तो फोर्स कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। अरे भैया, मैं इसको पॉजिटिव रखूंगा एक्स को, तो एफ कैसा आएगा? नेगेटिव। और अगर मैं एक्स को नेगेटिव रखूंगा तब भी फोर्स कैसा आ रहा है? इसका मतलब क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? क्या नहीं। सोचो, एक्स पॉजिटिव, फोर्स नेगेटिव, डायरेक्शन देखो इसका। यहाँ पर एक्स नेगेटिव, फोर्स पॉजिटिव। क्या एक्स और एफ अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए? इसका मतलब जब भी यहाँ पर इवन वैल्यू होगी कभी ये फुलफिल नहीं होगा। बट अगर मैं एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर थ्री कर दूं, अब सोचिए, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव होता है, पर एफ कैसा आएगा? नेगेटिव। अब एक्स की वैल्यू नेगेटिव रख दो, क्या नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव, एक नेगेटिव आगे और है, तो क्या एफ की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है? मतलब जब भी मैं ऑड वैल्यू रख रहा हूं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पर जब भी मैं इवन वैल्यू रख रहा हूं ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब कोई भी मोशन ऑसिलेटरी तब तक होता है जब तक एक्स की पावर ऑड में होती। उड़ रहा है, नींद नहीं आनी चाहिए, ये लास्ट मौका है एसएचएम पढ़ने का। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? उसी के बाद अगर ऑड के अंदर भी वैल्यू वन हो जाए, ये तो कौन है बेटा? ऑसिलेटरी की कंडीशन। किसी कंडीशन? ऑसिलेटरी। और अगर उसके अंदर भी पावर वन हो जाए तो इसे कहते हैं सिंपल ऑसिलेटर। Why we said the word simple? Because we are dealing with only power one.
अंतर समझ में आया? अगर पावर 1 नहीं है तो ऐसा नहीं ऑसिलेटरी नहीं होगा, होगा, पर वो सिंपल ऑसिलेटरी नहीं। द सिंपलेस्ट ऑसिलेटर इज व्हेन x इज अ पावर 1। कुछ कहानी समझ में आई ऐसे चिपकी? चलो गुरु लिखाना। हाँ जी, सबसे पहले पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, बेटा पुराना रजिस्टर खोल के मत बैठना, मेरे को बिल्कुल नहीं आता है। अब पुराने खोल के बैठोगे और फिर तुम बोलोगे सर ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, मेरे को बिल्कुल नहीं है। जब मैं पढ़ाऊंगा मेरे को सब कुछ है, ठीक है? तो प्लीज साथ साथ पढ़ना है, सब कुछ लिखना है। आपके चाहे पुराना कितना भी लिखा हुआ हो, आप मेरा पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद कोई भी किताब कर लेना, नीट लेवल की सब बन जाए। बट अभी नहीं करना है पहले। आपको भी मानना है कि आप रॉ हो, और मेरे को भी मालूम है मैं भी रॉ हूँ। रॉ मतलब कच्चे, पक्के हुए नहीं, ठीक है? चलो करूँ बेटा। पीरियोडिक मोशन, motion which repeat itself, motion which repeat itself, motion which repeat itself after fixed interval of time, motion which repeat itself after fixed interval of time is called periodic motion. Motion which repeats itself after fixed interval of time is known as periodic motion. Example, motion of earth around the sun। एग्जाम्पल में मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। हाँ जी। नेक्स्ट ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो, ये वाला टू है ना, TWO वाला टू नहीं, TO वाला। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मेन पोजीशन। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मेन पोजीशन is called oscillatory motion, is called oscillatory motion। Example, motion of pendulum। Example, motion of pendulum। Next line, every oscillatory motion, every oscillatory motion is not periodic, every oscillatory motion is not periodic, and every every periodic motion, and every periodic motion is also not oscillate, and every periodic motion is also not oscillate। यहां तक बात क्लियर है? नेक्स्ट, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, position where net force is zero, position where net force is zero is called mean position। Position where net force is zero is called mean position।
और इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सर ने कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन तो कराए होंगे जहां पर एसएचएम हुआ होगा कि चार चार्ज पार्टिकल आ गए, हल्का सा चार्ज पार्टिकल एक बीच में रखा, उसको हल्का सा डिस्प्ले करके तो एसएचएम करेगा। तो वो जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा था वो एक ऐसी जगह रखा हुआ था जहां पर नेट फोर्स कैसी थी, 0। आपने उसको हल्का सा खिसकाया और नेट फोर्स 0 नहीं रहा, इस कारण से वो एसएचएम करने लग गया। तो आंसर देना अगर आपको याद हो तो, कि मैंने बोला इट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन आल्सो। इक्विलिब्रियम तीन प्रकार के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो क्या एसएचएम तीनों ही इक्विलिब्रियम में हो सकता है? किसमें हो सकता है? किसमें? स्टेबल। जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तभी एसएचएम परफॉर्म होगा। अनस्टेबल और न्यूट्रल के अंदर एसएचएम परफॉर्म नहीं होता। एग्जांपल, एक बाउल, बाउल सीधी रखी हुई है और उसके अंदर एक बॉल रख दी, बॉल को हल्का सा मूव करा दिया, तो क्या बॉल ऐसे ऐसे बाउल के अंदर चलती रहेगी? दैट इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। बाउल उल्टी रखी हुई है, उसके बाद बॉल रख दी, हल्का सा मूव करो, वो बॉल भाग जाएगी, उस केस में वो एसएचएम नहीं करेगी, मतलब अनस्टेबल के अंदर एसएचएम नहीं हुआ। और एक फ्लैट सरफेस, बॉल रख दी, बॉल को हल्का सा आगे खिसका दो, वो एसएचएम नहीं करेगी, मतलब न्यूट्रल के अंदर भी एसएचएम नहीं होता। एसएचएम कब होता है? जब कौन सा इक्विलिब्रियम हो? स्टेबल। क्लियर या नॉट क्लियर? तो नेक्स्ट लेवल लेगा, एसएचएम occurs around the stable equilibrium position. SHM occurs around the stable equilibrium position. SHM occurs around the stable equilibrium position. हाँ जी, next slide. Displacement is always measured from, displacement is always measured from mean position. Displacement is always measured from mean position. बेटा मैंने मीन पोजीशन के अंदर सारी बातें लिखाई कि मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम कौन सा? स्टेबल। और जितने भी डिस्प्लेसमेंट मेजर होते हैं वो कहां से मेजर होंगे? मीन पोजीशंस। एवरीबॉडी क्लियर? नेक्स्ट लाइन में रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, फोर्स which tends towards the, force which tends towards the mean position, force which tends towards the mean position, and it is proportional to, and it is proportional to negative of displacement, and it is proportional to negative of displacement. नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन, एंड इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बेटा यहाँ पर मैंने कुछ टर्म छोड़ दी है, ये मानते हुए कि तुम्हें वो छोटी छोटी चीज आती होगी। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। क्या सब कुछ आता है ना? अब लिखना, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। बस जो भी थ्योरी है ना बेटा वो आज की क्लास में ही, और आज की क्लास में जब न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे तो जब तक चैप्टर खत्म होगा तब तक न्यूमेरिकल चलता। मैं इसके आगे थ्योरी नहीं दिखाता, इन थ्योरी के अंदर सारे पॉइंट्स कवर हो जाते। तो कंडीशन फॉर ऑसिलेशन के अंदर एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर एन, इफ एन इज इवन देन नॉट ऑसिलेट। ये लिख लेना ऐसा जैसे मैं लिखा, एन इज ऑड ऑसिलेट when n equal to 1, it is simple oscillate,
हाँ जी, डन। ठीक है, जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सारे के सारे, साइन से लेकर साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, क्या सारे के सारे ऑसिलेटरी होते हैं? क्या सारे सारे ऑसिलेटरी होते हैं? क्या सारे सारे पीरियोडिक होते हैं? आउट ऑफ ऑल द पीरियोडिक फंक्शन ओनली साइन एंड कॉस आर ऑसिलेटरी। बेटा पीरियोडिक तो सारे होते हैं मैथमेटिकल फॉर्म, क्योंकि वो लोग पीरियोडिक की डेफिनेशन क्या देते हैं, ध्यान देना। पीरियोडिक की डेफिनेशन वो देते हैं कि अगर कोई फंक्शन है टाइम का, उसमें एक टाइम पीरियड ऐड कर दो और वापस लौट के वही आ जाए, इसका मतलब पीरियोडिक। फॉर एग्जाम्पल तो मैं पूरे बात समझा रहा हूँ। साइन ओमेगा टी अपने पास एक फंक्शन, जानते हो साइन ओमेगा टी? अगर मैं इसके अंदर एक कैपिटल टी ऐड कर देता हूँ, तो एक कैपिटल टी टाइम के साथ ऐड करना है, ओमेगा बाहर, और मैं लिखता हूं क्या ये इसके बराबर है? अगर ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब दोनों के दोनों पीरियोडिक है। कहने का मतलब क्या, एक टाइम पीरियड के बाद अगर वो अपने आप को रिपीट कर रहा है जैसा पहले था, इसका मतलब पीरियोडिक है। ये एनसीईआरटी लाइन है। अगर कोई पूछे व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो अपने आप को एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट करे, वो पीरियोडिक फंक्शन। नहीं आया? अर्थ के बारे में लिखूं तो अर्थ का लिखूंगा एफ टी प्लस 365.25 गिव्स यू एफ टी। आया समझ में? पक्का? तो अगर मैं यहां पर ऐसा लिख देता हूं साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा इंटू कैपिटल टी, तो चेक करना साइन ओमेगा टी, व्हाट इज द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ ओमेगा? इसको एक्सपेंड कैसे करें? 2 पाई बाई टी, आता है सबको ये बात? तो अगर ओमेगा 2 पाई बाई कैपिटल टी है, तो क्या कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल आउट हो गया बेटा? क्या बन गया बेटा? साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई, एंड साइन 360 प्लस थीटा, एएसटीसी रूल, साइन थीटा। तो क्या इसको सॉल्व करने के बाद अभी भी साइन थीटा ही यार, मतलब एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। इसका मतलब जो यहां पर लिखा है अगर ऐसा प्रूव हो जाता है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है? पीरियोडिक। उड़ा? सबको बात समझ में आई? अब यहां पर साइन की जगह मन में 10 सोचो, और यहां पर आया डायरेक्टली 10 360 प्लस ओमेगा टी। बेसिक मैक्स, थोड़ी शक्तियों का उपयोग करो अपनी। 10 360 प्लस थीटा बेटा, 10 थीटा कॉसेक 360 प्लस थीटा, एनी 360 प्लस थीटा, एनी। नहीं आया? अरे बेटा 360 प्लस थीटा किसी का भी करो, वो वही होता है। मतलब पीरियोडिक तो सब है, पर ऑसिलेटरी सिर्फ कौन है? दो। ऑसिलेटरी कौन? जो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, कौन? साइन और कॉस। क्योंकि साइन और कॉस का ग्राफ देखिए कैसा होता है, साइन कॉस। टेन का ग्राफ देखा कभी? कैसा होता है? ऐसा। करेक्ट। इसके बाद ऐसा ही बनता है, ये कंप्लीट ग्राफ ऐसे होता है जैसे इसके अंदर बहुत सारे बनाते हैं ना अपन, वैसे यहाँ पर बनता है। क्या ये वाले बिल्कुल ऑसिलेटरी ग्राफ नहीं है? इसलिए सिर्फ ऑसिलेटरी कौन है? साइन और कॉस। पीरियोडिक कौन है? सब। दे आर मैथमेटिकल पीरियोडिक। क्लियर और नॉट क्लियर? बिकॉज दे फॉलो दिस रिलेशन। उड़ा? पक्की बात? ठीक है। अब नेक्स्ट बात, इक्वेशंस पे आ रहा हूं। क्या सबने ये लिख लिया था बेटा? ठीक है, किसी को नींद आ रही है? अगर बेटा नींद आ जाए, तो अपने आप को एक्टिव करने की जिम्मेदारी भी खुद की है। हाँ जी, आगे बढ़ जाऊं? अब यहां से कहानी कहानी चालू हो रही है सारे न्यूमेरिकल वाले पार्ट। अभी तक मैंने सिर्फ आपको बेसिक समझाया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट कैसे। ठीक है? हाँ जी, ध्यान दीजिए बेटा, कोई भी मोशन सिंपल हार्मोनिक हो, देखो मैं फेजर बहुत कम पढ़ाता हूँ। मतलब मैं फेजर इतना सा पढ़ाता हूँ जिससे तुम्हारा एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो सॉल्व हो जाए। अदरवाइज मेरे को किसी क्वेश्चन के लिए फेजर की जरूरत नहीं। ठीक है? फेजर तुम्हें भी नहीं आना चाहिए, मुझे भी नहीं आना चाहिए। एवरीबडी क्लियर? बिकॉज बेटा फॉर अ बायो स्टूडेंट फेजर इज द टफेस्ट पार्ट।
अब क्या क्या तुम्हें फेजर से बस आउटकमिंग लेनी है जो तुम्हें एआर में हेल्प करे वो सुनना। अगर कोई पार्टिकल यूसीएम कर रहा है, कौन कर रहा है? यूसीएम। यूसीएम का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, चाहे वो क्लॉकवाइज करे या एंटी क्लॉकवाइज करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने बोला एक लाइट यहां पर आ रही है, रे ऑप्टिक्स वाली पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और यहां पर सामने कार्डबोर्ड लगा दिया जिसपे इस पार्टिकल की शेडो बन। तो आंसर दीजिएगा, जब ये पार्टिकल यूसीएम कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब सेम कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो उस केस में इसकी शेडो कैसे मूव कर रही होगी? क्या यहां से ऊपर जा रही होगी? जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो क्या शेडो यहां तक पहुंच चुकी होगी बेटा? जब ये पार्टिकल यहां से नीचे आ रहा होगा, क्या शेडो भी वहां से नीचे आ रही होगी? जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा शेडो वापस यहां पहुंच जाएगी। जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा शेडो यहां पहुंच जाएगी, और वापस जब ऊपर जाएगा तो शेडो भी कहाँ जाएगी? ऊपर। ये बताओ एसएचएम किसने करा, पार्टिकल ने या शेडो ने? तो एक एआर बनता है इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन इट्स शेडो परफॉर्म्स एसएचएम। क्या थ्योरी क्लियर है यहां तक? अब एक और चीज, इस सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है, क्या वही इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक? मतलब जो एम्पलीट्यूड है इज इक्वल टू रेडियस। उड़ा? ठीक है। अब नेक्स्ट बात कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो शेडो बन रही है वो क्या कर रही है? एसएच। अब डिपेंड करता है लाइट कैसे आ रही, किधर से आ रही है। अभी लाइट को मैंने इधर से लेके आया, अगर कोई पार्टिकल से टॉप पे होता है यहां पर, और मैं लाइट को ऊपर से लिया, और उस केस में जमीन पे शेडो बनती, और मैं इसको क्लॉकवाइज मूव करवाता, तो आंसर देखो क्या होता है इस केस? क्या पहले शेडो यहां से यहां तक राइट जाती बेटा, इधर, फिर लौट के वापस आती बेटा, फिर इधर जाती बेटा, और वापस क्या होती? लौट के आती, पीछे आती। तो शेडो क्या कर रही है? एसएचएम। डाउट? तो दूसरी बात, इक्वेशन अगर कभी लिखने को आ जाए जो नीट पे आई भी हुई है और जो एनसीईआरटी का एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के आई है, तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो ध्यान देना है। अगर मान लीजिए कोई भी पार्टिकल कैसे मूव कर रहा हो, अगर आपने नोटिस करो तो यहां पर मैंने एसीडब्ल्यू मूव करवाया एंटी क्लॉकवाइज, यहां मैंने क्लॉकवाइज मूव करवाया, कैसे ही मूव करवाओ शेडो तो हमेशा एसएचएम करेगी। अब मेन बात यह है कि उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अगर कोई पार्टिकल मान लीजिए यहां पर है, और वो यहां पर टी बराबर 0 पर है, मतलब यहां से मोशन स्टार्ट कर, और वो इधर जा रहा है इस साइड, आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द एक्स प्रोजेक्शन ऑफ इट। एक्स प्रोजेक्शन मतलब है एक्स एक्सिस पे उसका कितना प्रोजेक्शन आ रहा है। अब थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेना कि शेडो के लिए इस बार एक कार्डबोर्ड अवेलेबल नहीं है, ये जो डायामीटर यहां पर तुम्हें दिख रहा है इस पे शेडो बन रही है। कैसे? जब पार्टिकल इधर था तो लाइट इधर से आ रही है, तो बताओ क्या इसकी शेडो यहां बन जाएगी? और जब ये ऊपर जाएगा तो शेडो इस डायामीटर पर कहां जाएगी? ऊपर। अरे अज्यूम कर पा रहे हो क्या? जब पार्टिकल इस साइड आएगा तो इधर की लाइट ऑन हो जाएगी, तो जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो शेडो यहां पर नीचे से ऊपर आएगी, सॉरी ऊपर से नीचे आएगी, और नीचे जाएगा शेडो इस लाइन पे ऊपर से नीचे आएगी। तो बताओ उस केस में जो शेडो होगी वो इस डायामीटर पे एसएचएम कर, सबको समझ में आना चाहिए पॉइंट। क्लियर या नॉट क्लियर? अब जब मैंने बोला मेरे को एक्स प्रोजेक्शन चाहिए, मतलब आसान भाषा में मेरे को एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट चाहिए। क्या चाहिए? कंपोनेंट। तो अगर पार्टिकल बोला गया कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो आपकी सबसे पहली स्टेप, पार्टिकल को थोड़ा सा चलाओ, पार्टिकल को थोड़ा चलाओ। जैसे पार्टिकल थोड़ा सा चलाओगे तो पार्टिकल मैंने यहां से स्टार्ट करा, यहां पर आ गया, अज्यूम कर लिया कुछ भी पोजीशन। अब क्या पार्टिकल का रेडियस ऐसा हो, और ये कितना चला? एंगल थीटा चला। थीटा की वैल्यू कितनी वो लिख रहा हूं, थीटा इज ओमेगा टी। क्या ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी होता है? तो थीटा कितना हो गया? ओमेगा टी। अब जब पार्टिकल यहां पहुंच गया टी बराबर 0 के बाद, अब उसका कॉम्पोनेंट ले लो, कॉम्पोनेंट ले लो। जब कॉम्पोनेंट लेना है तो उस केस के अंदर क्या ये रेडियस कितना? आर। क्या आर की वैल्यू एम्पलीट्यूड के बराबर? तो अगर मैं इस आर को ए लिख देता हूं तो इसका एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट कितना आएगा? एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, और वाई एक्सिस पे कितना आएगा? कॉस ओमेगा टी। बोलो क्लियर या नॉट क्लियर? दे आर द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। डाउट? पक्का पक्का? इसका मतलब अगर आपने इसकी शेडो को इस वाले डायमीटर पे देखा
तो वो एक्स एक्सिस पे एसएचएम कर। मन में अजम्पशन लाना, जब लाइट ऊपर से चल रही होगी तो आपको शेडो यहां पर दिख रही होगी, जब वो ऊपर से आ, फिर जब वो नीचे वाले पाथ पे लाइट को नीचे से चला दो, क्या शेडो यहां से दिख रही होगी। तो जो उसका एक्स एक्सिस पे जो एसएचएम की इक्वेशन है वो ये वाली। पर अगर लाइट इन दोनों साइड से चल रही है तो वाई एक्सिस पे दिखेगा, तो वाई वाली इक्वेशन ये वाली। उड़ा, सबको समझ में आया। ये एसएचएम की इक्वेशन किसकी, पार्टिकल की या शेडो की। वेरी गुड। अब इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन जो नीट में आया था उसको और आगे पढ़ा। बेटा अगर बोल देते हैं कि जो पार्टिकल है वो यहां से स्टार्ट कर और यहां से वो इधर जा रहा है और इसका इनिशियल एंगल कुछ ना कुछ 30 डिग्री था, ठीक है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं टी बराबर 0 से। क्लियर। जैसा मैंने कहा वैसा का वैसा पहली स्टेप, थोड़ा सा पार्टिकल को चलाओ, उधर ही चलाओ जिधर वो जा रहा था। तो बताओ कुछ देर के बाद क्या ये पार्टिकल हल्का सा और ज्यादा चल चुका होगा, तो आपको क्या दिखाई देगा बेटा, ये डायग्राम ऐसा बन चुका होगा। पार्टिकल यहां आ गया, ये एंगल कितना लिखूं, 30 + थीटा। उड़ा, इसका एम्पलीट्यूड कितना बच्चे, ए, क्या रेडियस एम्पलीट्यूड है। अब इसके कंपोनेंट ले लो, अगर इसका कंपोनेंट इधर लूंगा तो ए कॉस 30 + थीटा, इसका कंपोनेंट इधर लूंगा ए साइन 30 + थीटा। तो क्या वैल्यू ऑफ एक्स कंपोनेंट इज ए साइन 30 + थीटा। इस थीटा को रिप्लेस कर दो ओमेगा टी प्लस 30। क्लियर। अब जो 30 है वो क्या बता रहा है उसके बारे में अभी डिस्कशन करूंगा 2 मिनट बाद। वाई कंपोनेंट कितना आएगा, ए कॉस 30 + थीटा, दैट इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 30। डाउट डाउट, सबको समझ में आया, नहीं आया मना कर सकते हो। अब इन दोनों इक्वेशन में अंतर क्या है, इन दोनों इक्वेशन में अंतर यह है, यहां पर एक टर्म मिसिंग है ओमेगा टी के साथ, यहां पर वो टर्म 30 है। तो अब यहां पर मतलब क्या चीज का आता है, इक्वेशन का, कि हर इक्वेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो कोई भी इक्वेशन में ये टर्म बताती है उसका, और इस पूरी टर्म को कहते हैं फेज, और इसके अंदर फाई को कहते हैं इनिशियल फेज, या फिर एक नाम और होता है इपॉक। इपॉक समझ में आ रहा है, क्या नाम तेरा बोलता, वेरी गुड आयुष, ध्यान दे। हाँ, सबको क्लियर या नॉट क्लियर, पक्का पक्का। अब बेटा इनिशियल फेज ये बताता है कि पार्टिकल ने क्या अपना एसएचएम मीन पोजीशन से स्टार्ट करा है, या फिर मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच से स्टार्ट करा है, या फिर एक्सट्रीम से स्टार्ट। मतलब इनिशियल फेज ये बताता है कि स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ एसएचएम क्या है। अभी उसको और समझाओ डीप, अभी तो इतनी सी बात समझो कि इनिशियल फेज का मतलब क्या है। अब मुझे एक आंसर देना सोच समझ के। अगर कोई पार्टिकल की शेडो ऐसे एसएचएम कर, बताओ कौन सी एक्सेस पे कर रही, एक्स पे या वाई। तो इसका सर्कुलर मोशन उल्टा सोचो, तो बताओ वो सर्कल में सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में कहां पर होगी, टॉप पे, वहां से किधर चली होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, क्या आप इस डायग्राम को देखते ही समझ गए कि ये इस चीज का शेडो है कि यहां से वो इधर गई होगी। उड़ा, पर अगर मैं कहता हूं कि एसएचएम यहां से स्टार्ट हुआ और यहां से इधर ही गया, तो क्या इसका मतलब पार्टिकल ने एसएचएम टॉप से स्टार्ट करा है हल्का सा आगे से करा। तो क्या अगर मैं कहता हूं कि वो यहां तक पहुंच गया, तो बताओ कितना सर्कल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, कितना कंप्लीट हो गया। क्या यहां पर तो बिल्कुल 0 पे, यहां पर बिल्कुल 90 पे, थोड़ा सा डायग्राम में इसको छोटा, यहां तक 90 पे। तो अगर मैं कहता हूं कि पार्टिकल ने मोशन 45 से स्टार्ट करा, तो तुम अपने आप समझ जाओगे कि सर्कल में वो कहां था और किधर जा रहा। तो 45 हो गया इसका इनिशियल फेज। अगर मैं कहता हूं कि पार्टिकल एसएचएम 90 डिग्री से स्टार्ट करा, मन में थॉट आना चाहिए सर्कल में तो है राइट साइड, करेक्ट, उसका शेडो भी है राइट साइड, अब वो कहां जाएगी, लेफ्ट साइड की ओर, क्योंकि 90 के बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इधर जाना है। नहीं आया। अगर मैं कहता हूं पार्टिकल एसएचएम स्टार्ट करा फ्रॉम 0 डिग्री, क्या थॉट आएगा, वो सबसे पहले किधर मूव करेगा, राइट या लेफ्ट, राइट, और वो कहां है सर्कल के टॉप। अगर मैं कह रहा हूं पार्टिकल ने मोशन 270 डिग्री से स्टार्ट किया, मतलब वो यहां पर है, और कहां जाएगा उसके बाद,
राइट। उड़ा। तो दे ऑल रिप्रेजेंट्स की पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या है और वो कहां से एसएचएम स्टार्ट। तुम लोगों को उड़ रहा है क्या? तो मैं एसएचएम के तो मैं सिर्फ फीलिंग दिलवा रहा हूँ कि एसएचएम कहां से दिखता है, कैसे मालूम पड़ता है एसएचएम उड़ रहा है। आया समझ में? एक बार सब लोग खड़े हो जाओ। कुछ बच्चे क्या हो गए, लूज हो गए। बेटा, हर क्लास में मजे आने के लिए तब मजे आएंगे जब तुम्हें बेसिक समझ में आए। फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन में बोलूंगा कि बेटा इतना डिग्री है तो तुम्हारे मन में फीलिंग आनी चाहिए, अच्छा इतना डिग्री मतलब यहां पर पहुंच चुका है। अच्छा। हाँ जी। गर्मी लग रही है? मुझे लगा मेरे को लग रही है, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ इसलिए। हो रही है? अच्छा, कराते हैं इसी का जो। हाँ जी। एक मिनट और, लास्ट क्वेश्चन एक पूछू, है ना? इस बार पार्टिकल यहां और इधर मूव कर रहा है। आपको बताना है इसका एक्स और वाई प्रोजेक्शन क्या है, टी बराबर 0 पे वो यहां है। अपने मन में सोचो, पहली स्टेप क्या, हल्का सा आगे चलाएं, कितना एंगल कवर हो जाएगा? थीटा। बताओ उसका एक्स कंपोनेंट कितना है? कितना? ए साइन थीटा लिख दूं अभी मैं? क्या ए साइन ओमेगा टी? क्या यही सोचा है सबने? मैंने आगे का डायग्राम नहीं बनाया, क्या ये यहां से यहां पहुंच चुका होगा? ये एंगल थीटा आ गया होगा। इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा? ए साइन ओमेगा टी। द रॉन्ग थिंग इन दिस इक्वेशन इज, क्या ये कंपोनेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है? तो आगे क्या लगाना है? माइनस। इसलिए बस ये क्वेश्चन। इसका वाई कंपोनेंट क्या है? ए कॉस ओमेगा टी। पर क्या वो पॉजिटिव वाई पे आया है? तो वो वाई अभी भी कैसा रहेगा बेटा? पॉजिटिव। ए कॉस ओमेगा। इसका मतलब अगर आप ये माइनस नहीं लगाते ना, तो फिर ये और ये एक जैसी हो जाती, फिर तो कोई दोनों में अंतर ही नहीं रहता। एवरीबडी क्लियर या नॉट क्लियर? तो आपको कंपोनेंट तो लेने हैं, पर कंपोनेंट लेते वक्त ये ध्यान रखना है कि वो कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स पे आ रहा है या नेगेटिव एक्स पे आ रहा है, पॉजिटिव वाई पे आ रहा है या नेगेटिव वाई पे। पॉजिटिव एक्स पे आएगा तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव पे आएगा तो नेगेटिव लेंगे। डाउट डाउट? पक्का? अब क्या क्या लिखोगे वो सबसे बड़ी बात। हाँ बेटा, तुमसे ज्यादा तो मेहनत मैं कर रहा हूँ। डाउट हो मुझसे पूछ, बातें नहीं करनी। बस फेजर मेरे लिए यहाँ पर खत्म हो गया। सबको फेजर आ गया?
जितना फेजर पढ़ा है उतना आ गया। फोर्स के बारे में बताया नहीं मैंने। तूने पढ़ा हुआ है क्या? तो क्वेश्चन बता। सर जितना कम कर सको कर दो। हाँ। बेटा अभी जो फेज वाले एग्जांपल थे, इनिशियल फेज वाले, वो डिटेल में अब दूंगा। अभी तो मैंने अपन इक्वेशन लिखना सीखा है। अब फेज वाली बातें अब समझाऊंगा। तुम लोगों को यहाँ पर माइनस दिखना चाहिए। मैं वापस इक्वेशन ढंग से लिख रहा हूँ ताकि माइनस दिख जाए। ये जो पार्टिकल है टी बराबर 0 पे यहाँ था, और यहाँ पर टाइम क्या होगा? टी की वैल्यू कितनी हो गई होगी? टी। डन।
हो गया। का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन। हाँ भाई। डन। सब लोगों ने कॉपी कर लिया, सॉल्व कर लिया? नो। कोई कर रहा है सॉल्व अभी? एनीवन? जल्दी करें बेटा। हाँ जी। मन में अपने आप थॉट होना चाहिए। हल्का सा चला होगा, कितना चला होगा? थीटा। तो थीटा चलते टोटल एंगल कितना बन जाएगा? 45 प्लस थीटा। कॉम्पोनेंट कहाँ लेना है? एक्स पर। तो एक्स पे कॉम्पोनेंट कितना आएगा? ए कॉस 45 प्लस थीटा। जनरल इक्वेशन ही लिख दिया। इसको और रेक्टिफाई कर देते हैं। थीटा को लिख दिया 45 प्लस ओमेगा टी। अब वैल्यू रख देते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 2 कॉस 45। ओमेगा भी लिख सकते हैं यहां से क्योंकि कैपिटल टी मालूम है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल टी? सॉरी, ओमेगा 2 पाई बाई टी। तो लिख सकता हूँ 2 पाई बाई 4 इंटू टी। इसके बाद ये स्टेप नहीं है, यहां तक मैंने तुम्हें सिखाया था। क्या ये वाला सबको लिखना समझ में आ गया? और इसी को लिख देंगे x बराबर 2 cos π/2 t प्लस 45 डिग्री। सही है? सबको समझ में आ गया? हाँ भाई। बढ़ जाओ आगे। किसी का डाउट है पूछ सकता है। वापस समझाना किसी को? एनीवन? एनी डाउट? किसी को डाउट? हाँ बोलो। बेटा ये कैपिटल टी को मैंने फोर लिखा है या स्मॉल टी को फोर लिखा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी? स्मॉल टी का मतलब होता है टाइम इंस्टेंट, और कैपिटल टी का मतलब होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर कितने सेकंड में खत्म हो जाएगा। समझ आया? हाँ जी। बढ़ जाओ बेटा आगे। अब टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ एसएच। अभी तक अपन ने सीखा कि एसएचएम की इक्वेशन कैसे बनती है। अब उन एसएचएम की इक्वेशन को अपन कैसे यूज करने वाले हैं वो देखिए। बेटा अब यहाँ वाली बातें आपके बहुत काम की। मान लीजिए कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है एक्स एक्सिस पे। अब मैं पार्टिकल बोलूं तो अपने आप उसको शेडो समझ लेना है। ठीक है? तो कोई शेडो अगर एसएचएम कर रही है मीन पोजीशन से यहां, तो बेटा अपना पहला थॉट, मीन पोजीशन हमेशा 0 डिग्री, एक्सट्रीम पोजीशन 9। फिर जब लौट के आएगा, जब वो इधर जा रहा होगा, दिस इज 180। फिर जब वो इधर आया होगा 270, और वापस जब लौट के जाएगा तो वापस क्या इधर 360।
एवरीबडी क्लियर? मतलब अपने लिए एंगल फिक्स हो गए। तो अब मैंने कहा कोई पार्टिकल की इक्वेशन है एक्स एक्सिस की, ए साइन ओमेगा टी प्लस 60। अब इसका मतलब मैं ये समझूंगा पार्टिकल का एसएचएम एक्स एक्सिस पे हो रहा है, एम्पलीट्यूड ए है, और उसकी स्टार्टिंग पॉइंट 60 डिग्री है। इसका मतलब अगर ये वो स्ट्रेट लाइन है जिसपे एसएचएम हो रहा है, तो पार्टिकल ने अपना एसएचएम यहां से स्टार्ट, और स्टार्ट करके वो सबसे पहले इधर गया है क्योंकि वो 60 से बढ़ेगा, आगे जाएगा। नहीं आया? क्या इनिशियल फेज का मतलब समझ में आया दोबारा? अब वो इसके बाद यहां से इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, ऐसे। एनी डाउट? अब मैं कहता हूं पार्टिकल की इक्वेशन ऐसी है, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस 9। इसका मतलब क्या पार्टिकल ने एसएचएम यहां से स्टार्ट किया। अब स्टार्ट करके वो बेटा किस डायरेक्शन में जाएगा सबसे पहले? लेफ्ट। तो क्या मैं इसी इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूं, ए कॉस ओमेगा टी। तो जब भी आपकी इक्वेशन कॉस की दिख जाए, इसका मतलब उसका एसएचएम यहां से एंड से स्टार्ट हुआ है। उड़ा। अब चेक करो सबसे लास्ट क्वेश्चन। क्या सबसे लास्ट क्वेश्चन में अपना आंसर आया था ए कॉस ओमेगा टी प्लस 45। कॉस है मतलब कहां से स्टार्ट हो रहा है? एंड। एंड के बाद ही प्लस 45 है। इसका मतलब इसका एसएचएम यहां से स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहां के बाद भी 45 और है इधर, और यहां से वो इधर जा रहा है। उड़ा। चेक करो इसकी शेडो कहां बनेगी आप। डाउट? क्या प्रिडिक्ट कर पा रहे हो जो बात मैंने बोली है कि फेस का मतलब क्या है और इनिशियल फेस का मतलब क्या है? फेस तो होता है बेटा ये पूरी टर्म, और इनिशियल फेस होता है ये। फेस तो आपको बताता है पार्टिकल का मोशन कैसे कैसे होता रहेगा फ्यूचर में, बिकॉज फेस के अंदर टाइम टी भी आता है। पर इनिशियल फोर्स फेस बताता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इट। एनी डाउट? बहुत बढ़िया। तो अपने पास एसएचएम की जनरल इक्वेशन हो गई ए साइन ओमेगा टी, कंसिडरिंग कि फाई अभी कैसा है? जीरो। फाई का मतलब क्या हो गया? इनिशियल फेस कैसा है? जीरो। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो dx बाई dt करना है मुझे, क्या वो दे देगा? वेलोसिटी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक कांस्टेंट, क्या बन जाएगा? कॉस ओमेगा टी, अंदर का डिफरेंशिएशन ओमेगा बाहर। क्या दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी? एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा dv बाई dt, क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। इसको जब करेंगे तो क्या आंसर आएगा? ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और माइनस कि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। एवरीबॉडी क्लियर? और मेरे को साफ दिख रहा है कि ए बराबर, अगर मैं यहां से ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लूं तो अंदर क्या बच गया? ए साइन ओमेगा। क्या ए साइन ओमेगा टी इज एक्स? तो ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म। क्या सारी इक्वेशंस क्लियर या नॉट क्लियर? दे आर द इक्वेशन ऑफ एसएच। अगर वो स्टार्ट हुई किसी इनिशियल फेस फाइ से, तो हर जगह ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहां तो आएगा नहीं बिकॉज ये इक्वेशन किसकी है? एक्स। एनी डाउट? पक्का पक्का या कच्चा पक्का? ठीक है बेटा, ये जो ओमेगा स्क्वायर है इसकी वैल्यू के बाय एम। अब कैसे के बाय एम होती है अब उसको समझा। तो क्या अपने को मालूम है कि एक टर्म थी मेरे पास एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स? क्या ऑसिलेशन की जनरल इक्वेशन यही होती थी बेटा? तो अगर एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स है, तो एफ को लिख सकता हूं मैं? लिख सकता हूं बेटा? क्या इसको लिख सकता हूं मैं माइनस? तो इसको इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 कंपेयर 4 and 5। तो क्या फ्रॉम हियर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाय, व्हाट इज के बेटा? फोर्स कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट वर्ड तब बोलेंगे जब स्प्रिंग की बात करें। एफ इज अ फोर्स कांस्टेंट। एवरीबॉडी क्लियर?
ये f इक्वल टू माइनस के एक्स कहां से आया, याद करो कुछ देर पहले सिखाया था, f इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर n, और n की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 1 फॉर द सिंपल एसएचएम। प्रोपोर्शनलिटी है तो क्या टर्म आ गई k। ये सारी इक्वेशन है एसएचएम की, यहां तक कोई डाउट? देखो मैं 11th के सीक्वेंस से बहुत अलग चल रहा हूँ। आई डोंट नो तुम्हें 11th में किस सीक्वेंस से पढ़ाया था, पर क्या तुम्हें सारा सीक्वेंस समझ में आ रहा है? पहले अपन ने सारी टर्म समझी, इक्वेशन कहां से आई एसएचएम की वो समझी, अब उन इक्वेशन से अपन क्या क्या निकाल सकते हैं वो समझ। डाउट? इसको कॉपी करो। किसी को डिफरेंशिएशन में डाउट मुझसे पूछो। डिफरेंशिएशन एक्स से वी का या वी से ए का, दोनों बता। बेटा ए कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस आ गया। फिर अंदर ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन होता है, तो ओमेगा टी का जब डिफरेंशिएशन करूंगा बिकॉज ऑफ चेन रूल, तो ओमेगा तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और टी का डिफरेंशिएशन 1, इसलिए वो ओमेगा बाहर, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया ए ओमेगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए ओमेगा तो कांस्टेंट, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, फिर अंदर ओमेगा टी का और डिफरेंशिएशन हुआ तो एक ओमेगा और बाहर आएगा, इसलिए ओमेगा का स्क्वायर हो गया। व्हाट इज एक्स हियर? डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर होता है हमेशा? मीन पोजीशन। कुछ देर पहले लिखा है था मैंने, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। v इज वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन। हाँ भाई डन। हाँ जी करो स्टार्ट। बेटा एसएचएम को जनरली अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पार्टिकल पहले ऊपर से नीचे आ रहा है फिर नीचे से और नीचे आ रहा है, नहीं। पार्टिकल का तो मोशन एक ही स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, बट उसको समझाने के लिए कि पार्टिकल पहले इधर गया तो अपन ने ऐसा बनाया, फिर वापस लौट के आया तो अपन ने ऐसा बनाया, फिर और इधर गया ऐसा बनाया, फिर वापस घूम के आया तो ऐसा बनाया, पर वो मोशन किस में रहा है, स्ट्रेट लाइन। अब मैंने ये क्यों बनाया उसको देखना। अब मैं कह रहा हूँ फेजर की आवश्यकता अब नहीं है मेरे को, मैं यहां से इक्वेशन लिख सकता हूँ। अगर पार्टिकल ने एसएचएम यहां से स्टार्ट किया तो इक्वेशन होगी ए साइन ओमेगा। अगर पार्टिकल ने मोशन यहां से स्टार्ट किया, एक्स बराबर ए साइन, पहले साइन लिखो, ओमेगा टी प्लस 90, दिस इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा। अगर पार्टिकल ने मोशन यहां से स्टार्ट किया, ए साइन ओमेगा टी प्लस 180, विच इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा। अगर यहां से स्टार्ट हुआ तो x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस 270, और वैल्यू जाएगी माइनस ए कॉस ओमेगा। और यहां से स्टार्ट हुआ तो
ए साइन ओमेगा टी प्लस 360, ए साइन ओमेगा टी, बिकॉज वापस यहां से नया एसएचएम स्टार्ट हो गया। उड़ा। एवरीबॉडी क्लियर? क्या एक्सट्रीम की इक्वेशन आर कॉस, मीन पोजीशन की इक्वेशन आर साइन। जा रहा है राइट साइड मीन पोजीशन से तो प्लस, मीन पोजीशन लेफ्ट जा रहा है तो माइनस, बिकॉज वो पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है या नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है। डाउट? सबको बात समझ में आई बेटा? कॉपी करो क्वेश्चन बनाओ। तो कोई पूछ, ऐसी कोई बात जो मुझसे चेक करने की सब बात है। कोई कॉपी कर रहा है? फाइंड, क्वेश्चन बोलूं बेटा? अभी भी किसी को एसएचएम में कोई डाउट हो पूछते रहना, तुम्हारे पास दूसरा मौका नहीं आएगा, आएगा तो रिवीजन क्लासेस का, मेन क्लासेस का यही लास्ट। और तुमने 11th में भी खूब रिवीजन क्लास में गए हो, तो तुम ऐसा सोचना मत कि तुम्हें ज्यादा टाइम मिल जाएगा रिवीजन क्लास जाने। डाउट हो पूछो, मैंने बिल्कुल ये नहीं माना तुम्हें कुछ आता है, मैंने हर बेसिक से बेसिक पॉइंट समझा। आई होप सो। डॉक्टर यश, सही है। फाइंड द टाइम टेकन टू कवर, find the time taken to cover following displacement, find time taken to cover following displacement from mean position, time taken to cover following displacement from mean position if time period of SHM, if time period of SHM is capital T, if time period of SHM is capital T, हाँ जी, फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट ये सारे हैं, ये ऑप्शंस नहीं है, इन एक एक करके सबको सॉल्व करना है। अब बेटा ढंग से सुनना, एक मैं सॉल्व करो बाकी तीन आप करेंगे। ये बताओ एसएचएम कहां से स्टार्ट हुआ, क्या बोला मैंने, डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करना है? तो मतलब बाय डिफॉल्ट एसएचएम अपने को मीन से चालू करना। तो मीन से जब चालू करते हैं तो इक्वेशन क्या होती है? ए साइन ओमेगा टी। करेक्ट। ये सब कौन है, डिस्प्लेसमेंट है या कौन है? क्वेश्चन पढ़ो। डिस्प्लेसमेंट, यही बोला है बेटा। तो पहला पार्ट, पहला डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा? ए बाय रूट, यहां रख दिया ए बाय रूट टू एक्स की जगह, ए साइन ओमेगा। ए से ए क्या हो गया बेटा? कैंसिल। साइन ओमेगा टी 1/√2 कब होता है? मतलब ओमेगा टी की वैल्यू हो गई 45, मतलब ओमेगा टी हो गया
पाई बाय 4। ओमेगा को लिख सकता हूं मैं 2 पाई बाय कैपिटल टी, बिकॉज अपने को टाइम पीरियड के फॉर्म में आंसर देते, और इक्वल्स टू पाई बाय 4। क्या पाई से पाई कैंसिल हो गया बेटा? तो पाई से पाई कैंसिल, और स्मॉल टी की वैल्यू कितनी हो गई? टी बाय 8। ये पहले वाले का पार्ट कि टी बाय 8 समय में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए बाई रूट टू हो। नहीं आया समझ में? एक बार और समझा देता हूं। मीन पोजीशन से अगर ये एसएचएम है तो ए बाई रूट टू कवर करने में जो उसको टाइम लगा वो निकालना। वो टाइम आंसर है टी बाई 8, मतलब यहां से यहां तक टाइम पीरियड का डिवाइड बाय 8 टाइम लगा। ठीक है, सबको खंड। हाँ भाई, डन, कोई बात नहीं, आराम से। ओमेगा में 2 पाई बाई टी कहां से आया? तो लेट कैसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन? तो फिर कितनी बार यूज कर गए ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी? जब जागो तब सवेरे। बहुत बढ़िया बेटा। ओमेगा रोटेशन चैप्टर में कहां से आया था? ओमेगा बराबर थीटा बाय टी। तो 2 पाई एंगल कवर करने में एक पूरा टाइम पीरियड लगता है, इसलिए 2 पाई बाई टी। हाँ जी, बिकॉज लिखा हुआ है क्वेश्चन, फ्रॉम मीन पोजीशन। लिखा है ना? नहीं मिला? फ्रॉम मीन पोजीशन। हाँ भाई, हुआ क्या सॉल्व? तो सेकंड वाला, मीन पोजीशन से ए बाई टू कवर करना है, तो ए बाई टू बराबर ए साइन ओमेगा टी। ए से ए कैंसिल हो गया। साइन की वैल्यू हाफ कब होती है? 30 डिग्री पर। 30 मतलब क्या होता है? पाई बाय 6। तो 2 पाई बाय कैपिटल टी स्मॉल टी इक्वल्स टू पाई बाय 6। तो स्मॉल टी की वैल्यू कितनी हो गई? टी बाय 12। नेक्स्ट थर्ड, √3a/2 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। इसका मतलब √3/2, ए से ए कट गया, साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है? 60 पर। ओमेगा टू कितना हो गया? 60 डिग्री, दैट इज पाई बाय 3। तो 2 पाई बाय कैपिटल टी स्मॉल टी इक्वल्स टू पाई बाय 3, एंड टी बराबर टी बाय 6। एंड द लास्ट वन, ए बराबर ए साइन ओमेगा टी। साइन की वैल्यू 1 हो गई कब? ओमेगा टी कितना हो जाए? 90। 90 मतलब कितना? पाई बाय 2। तो 2 पाई बाय कैपिटल टी स्मॉल टी इक्वल्स टू पाई बाय 2। स्मॉल टी इज टी बाय 4। डाउट? इस पूरी कहानी का मतलब एक बार वापस समझा देता हूं, और फिर इसको क्या याद करना वो भी समझा रहा हूं। इस पूरी कहानी का इतना सा मतलब है, ये एसएचएम का पाथ मीन पोजीशन से a/√2 जाने में, a/√2 मतलब पहला वाला, कितना टाइम लगा? t/8। मीन पोजीशन से a/2 जाने का मतलब t/12। सबको समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट। मीन पोजीशन से थोड़ा सा मैंने डायग्राम में थोड़ा सा गलती बनाई, इसको a/2 लिख देता हूँ, a/√2 थोड़ा सा बड़ा होगा। अभी सही है बेटा? चेक करना, a/√2 t/8। उसके बाद √3a/2
कितना टाइम लगा यहां से यहां तक का? T/6। और पूरा ए कवर करने में यहाँ T/4। एनी डाउट? सबको समझ में आया? ठीक है। अगली बार से इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, इन क्वेश्चन का आंसर रटे हुए होने चाहिए फॉर वेरी इजी प्रोसेस इन द एग्जाम। तो देखो आंसर कैसे याद करते हैं। अगर मैं कह रहा हूं a/√2 डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन, a/√2 का a हटा दो, क्या बच गया? ये मन में चलना चाहिए। 1/√2 साइन का कितना एंगल होता है? 45 का मतलब कितना होता है? पाई की एक टांग तोड़नी है और 4 को डबल करना है। पाई की टांग तोड़ोगे क्या बन जाएगा? टी। 4 को डबल करोगे कितना बन जाएगा? 8। आंसर वही होता है। ठीक है। a/2 1/2 कितना एंगल पे होता है? 30। 30 का मतलब π/6 t/12। ठीक है। √3 a/2 क्या बनेगा? √3/2 60 π/3 t/6 और 4a 190 π/2 t/4। अब उल्टा भी आना चाहिए, मैंने बोला t/4 π/2। एवरीबडी क्लियर? π/2 मतलब 90। 90 का मतलब वैल्यू 1, 1 का मतलब a। मेरे को टू एंड फ्रो आंसर याद होना चाहिए आप लोगों को। नहीं हो पाएगा? पक्का होना चाहिए टॉपिक। ऐसे नहीं समझाते, प्यार से समझाते। मेरे दोस्त कहाँ गए? छोड़ दिया था? ऐसी बात थोड़ी है। उनको ऐसे, उसको ऐसे मत होगा, उसकी तबीयत खराब है। तिवारी कल परसों पेट में। वही मॉड्यूल 3 लाएगा। हाँ यार, ये नया वाला है, इस साल मिला है। हाँ भाई डन। अरे हो गया टाइम, बस इतना ही पढ़ेंगे। कॉपी हो गया? बस 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क। क्वेश्चन 2-3 है बस। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9। बस।